रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर सी यू सेट एंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस प्रिपरेशन। बच्चों, मेरा नाम है प्रतीक सिंह, आप लोग का बायोलॉजी मेंटर। करेंटली आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको बायोलॉजी के, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, ठीक है। कभी वीडियो फंस जाता है, ऑडियो क्लियर नहीं रहती है, ठीक है। तो बेटा थोड़ा हौसला रखो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मेरे एंड पे प्रॉब्लम है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बेटा देखो, जितने मेरे से हो पा रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। और सेटअप पे थोड़ा इशू है, नेट का मैंने बताया कि नेट का इशू है, वाईफाई का इशू है। थोड़ा सा बेटा कोऑपरेट करो। देखो लेक्चर खराब जाता है, ठीक है, वीडियो नहीं सही बनती है तो तुम लोग से ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, ठीक है। तुम लोग से ज़्यादा दुख मुझे होता है कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, बच्चों तक सही तरीके से नहीं पहुँच रही हैं। तो तुम लोग से ज़्यादा मैं इस चीज़ के लिए परेशान हूँ और तुम लोग से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं रिजॉल्व कर पाऊँ चीज़ों को। जैसे अभी होली का बेटा सेलिब्रेशन है, ठीक है। तो अभी भी जैसा जान रहे हो कि अब मुझे अगर वाईफाई लेना है तो ठीक है, 4-5 दिन की इधर छुट्टी हो जा रही है, ठीक है। तो मेरे एंड पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उनको फेस कर रहा हूँ लगातार, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितना मुझसे हो पा रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और बेटा एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से कि लेक्चर में हो सकता है कहीं वीडियो फंस जाए, ऑडियो की थोड़ी बहुत इश्यूज आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा उसके साथ कोऑपरेट करो, ठीक है। कुछ दिनों की बात है। एंड जैसे तुम लोग कमेंट्स करते हो तो बेटा तुम लोग से ज़्यादा मुझे बुरा लगता है, ठीक है, कि मैं सही चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ दिनों की बस बात है, ठीक है, बस कुछ दिनों की बात है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलने लगेंगी और सारी कोशिशें हैं, ठीक है। पूरी टीम लगी हुई है, सारे लेक्चर्स तुम्हें मिल रहे हैं। एक बायोलॉजी का जो है लेक्चर, वहाँ पे तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करने को आ रहा है, तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ बेटा हर तरीके से। और बस कुछ दिन लगेंगे एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगी। तो थोड़ा सा कॉपरेट करो तुम लोग, ठीक है। ये चैप्टर जो बेटा छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। देखो रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो मैंने तुम लोग को स्टूडियो में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि वहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी चैप्टर बायोलॉजी का है तो इंपॉर्टेंट ही है, बट ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि ठीक है, थोड़ा सा अगर तुम्हें समझना कम है, यहाँ तुम्हें याद ज़्यादा रखना है, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, खुद से ज़्यादा मेहनत करनी है। तो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके साथ डील करो, कोऑपरेट करो। मैं भी कर रहा हूँ, तुम लोग भी करो, कोशिश करो। एंड जब भी मान लो इसके बाद अगर मैं जेनेटिक्स कंटिन्यू करता हूँ तो बेटा उस टाइम पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और तीसरा लेक्चर है आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का। तो सभी के सब शेयर कर दो पहले सेशन को, ठीक है, अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, सब जगह शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर से जुड़ पाओ और चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की बेटा अगर बात करें, ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का एक थोड़ा ओवरव्यू लिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जो हमें डील करना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अब पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा से जैसे कि बोलते हैं तो तुम लोगों को याद हो गया होगा, रट गया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया तो बस दो चीज अपने दिमाग में सोच लो, एक है गैमीट का बनना और दूसरा क्या बेटा, दूसरा है कि रिकॉम्बिनेशन होना, ठीक है। देखो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो दो गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट, ठीक है। दो गैमीट बनेंगे, दोनों में अपना अपना न्यूक्लियस होगा, ठीक है। दोनों में फ्यूजन होता है और जब दोनों में फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट। अगर मान लो ये हैप्लॉइड था, एन था, ये भी हैप्लॉइड था, एन था, तो जाइगोट क्या बनेगा, 2n, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो गैमीट बनेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन, जिसको क्या बोलते हो, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों फ्यूज करेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट फिर से 2n हो जाएगा, ठीक है। प्लॉइडी लेवल जो है, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स का नंबर है
गुणसूत्रों का जो नंबर है बेटा वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा, वो फिर से वापस आ जाएगा। 2n होता था इनिशियल किसी ऑर्गेनिज्म में, तो फिर से 2n हो जाएगा, ठीक है। जाइगोट का बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो आगे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम लोग बात करेंगे तो देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो दुनिया का, कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, ठीक है, प्रोटोजोआ हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर, प्रोटिस्टा का हो, कहीं का भी कोई भी अगर एक ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसकी बात करें फंजाई की, प्लांट की, एनिमल की, तो अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ना बेटा, अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसका लाइफ साइकिल कैसा भी चल रहा हो, कितना भी प्रोसेस होता हो, कुछ भी होता हो, लेकिन ये तीन चीजें जरूर होंगी। क्या क्या होगा? ये तीन फेज उसकी लाइफ साइकिल में जरूर आएगा। एक जुवेनाइल फेज आएगा, एक रिप्रोडक्टिव फेज आएगा और एक सेनेसेंट फेज या ओल्ड एज आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, सीधा सीधा इसका ये मतलब है कि लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा कि लाइफ स्पैन क्या होता है। अभी जो लाइफ स्पैन है किसी ऑर्गेनिज्म का, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ना बेटा, ठीक है, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें ये तीन फेज आएंगे उसकी जिंदगी में, ठीक है। जैसे तुम पहले क्या थे, पहले बच्चे थे, ठीक है, फिर टीनेज में आए, फिर उसके बाद अडल्ट हुए और फिर उसके बाद बूढ़े हो जाओगे और फिर फाइनली मर जाओगे, ठीक है। तो यही जो फेज है कंटिन्यूअस, ये फंगस होगा तो उसके लाइफ में भी आएगा, प्लांट है तो उसके लाइफ में भी आएगा, सबके लाइफ में आएगा। तो जो जुवेनाइल फेज होता है, जुवेनाइल फेज जो होता है बेटा, ठीक है, मतलब ये क्या अभी वयस्क नहीं हुआ है, ठीक है, अभी बच्चा है, ठीक है, किशोरावस्था के पहले की जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज, ठीक है। और प्लांट्स में, प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट्स में क्या बोल रहे थे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वैसे ही जुवेनाइल फेज को प्लांट्स में बोलेंगे वेजिटेटिव फेज, ठीक है। उसके बाद फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब कि जब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो, मतलब जब रिप्रोड्यूस कर सकते हो। और ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्टिव फेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद उस टाइम जैसे ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो कब से स्टार्ट होगा? जब से मेंसेस आने स्टार्ट होते हैं, जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हो मेनार, ठीक है, उसको बोलते हो मेनार। 14 से 15 साल या कभी कभी 13 से 15 साल, 13 से 14 साल, 12 से 14 साल ऐसे करके स्टार्ट होता है, ठीक है, पीरियड्स आना लड़कियों में, फीमेल्स में। तो वहां से रिप्रोडक्टिव फेज उसकी लाइफ का स्टार्ट हो गया। और वो रिप्रोडक्टिव फेज कब तक जाएगा? 50 से 55 साल तक, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रुक जाती। एक बार जब फीमेल की बॉडी से मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, मेंसेस आना या पीरियड्स आना जब बंद हो जाते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो आना रुक जाता है, वहां पे उसका रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उसका सेनेसेंस या ओल्ड एज वाला पीरियड चलेगा और फाइनली डेथ होगी, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो वो रिप्रोडक्शन करने का जो फेज है ना, वो एक कुछ लाइफ स्पैन तक ही होता है, ठीक है, कि इतने से इतने पीरियड के बीच में, इतने से इतने टाइम के बीच में रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है और फिर फाइनली सेनेसेंस या ओल्ड एज आता है, ठीक है। तो ये तीन फेज सबकी लाइफ साइकिल में आएगा, चाहे फंगस हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसकी लाइफ साइकिल में ये तीन फेज आएगा ही आएगा। अब देखो इसके दो एक्सेप्शन है जो तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से दो एक्सेप्शन है? एक एक्सेप्शन है बेटा बैम्बू प्लांट और दूसरा है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, ठीक है, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। एक है बैम्बू प्लांट्स। अब बैम्बू क्या होता है? बांस, ठीक है, तो जान ही रहो ना, फेमस है, ठीक है। बैम्बू प्लांट्स क्या होता है? पहली बात तो बेटा देखो बैम्बू के बारे में एक बात जान लो कि बैम्बू प्लांट जो है ना, ये कोई पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है, ये क्या है? ये ग्रास है, ठीक है, ये ग्रास की एक स्पीशीज है, ठीक है। ये कोई प्लांट की स्पीशीज, कोई पेड़ की, ट्री की स्पीशीज नहीं है, ये ग्रास है, ठीक है, ग्रास की एक स्पीशीज है बैम्बू प्लांट्स, ठीक है। बैम्बू प्लांट्स में क्या होता है कि इनका रिप्रोडक्टिव फेज जो है ना, वो बस एक टाइम के लिए आता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, 50, मान लो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, 50 से 100 साल तक बढ़ेगा ये। फिर एक बार में रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, ढेर सारी सीड्स बनाएगा, फ्लावर्स बनाएगा, सीड्स बनाएगा और उसके बाद फिर इसका तुरंत डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 50 से 100 साल के बीच में, 50 to 100 ईयर्स के बीच में,
50 to 100 ईयर्स के बीच में कभी ना कभी एक बार इसका रिप्रोडक्टिव फेज आता है, ठीक है। और उसके बाद एक बार जैसे इसका रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है, जैसे रिप्रोडक्शन करता है, फ्लावर्स बनाता है, सीड्स बनाता है, उसके बाद तुरंत उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। दूसरा प्लांट है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं नीला कुरंजी। क्या बोलते हैं इसको? नीला कुरंजी, ठीक है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना इसका बेटा साइंटिफिक नेम है। क्या है ये? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना साइंटिफिक नेम है, ठीक है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना साइंटिफिक नेम है, हिंदी में इसको बोलते हैं नीला कुरंजी। तो ये प्लांट्स जो है ये केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के हिली एरियाज में पाया जाता है, ठीक है। हिली एरियाज में पाया जाता है। रंग बिरंगे इसके फूल होते हैं, बहुत सुंदर फूल होते हैं, और ये सिर्फ 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है। फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, ठीक है। मतलब 12 साल में सिर्फ एक बार यहाँ पे फ्लावरिंग होती है। किसमें? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, या जिसको हम क्या बोलते हैं? नीला कुरंजी, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे मान लो प्लांट था ये स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना या नीला कुरंजी, ये प्लांट था, ठीक है। अभी ये मान लो अभी सीडलिंग है, मतलब छोटा सा प्लांट है, फिर धीरे 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 बड़ा हुआ, ठीक है। बड़ा हुआ, जुवेनाइल फेज इसका चला, ठीक है। जब बढ़ गया ये एक बार, अब मान लो इसने रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। इसने रिप्रोडक्शन किया, मतलब कि फ्लावरिंग हुआ, इसमें फ्लावर्स बने। प्लांट्स में जो फ्लावर बन रहा है वही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। तो फ्लावरिंग हुई इसमें, ठीक है, फ्लावर्स बने। अब बेटा ये जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, अभी जो इसमें फ्लावरिंग हुई, ठीक है, ये जो फ्लावर्स हैं, फ्लावरिंग होगी, ढेर सारे सीड्स बनेंगे, फिर ठीक है वो सीड्स ग्रो करेंगे। अब इसके बाद फिर फ्लावरिंग कंटिन्यूअस नहीं कैसा चलेगा? अब फिर इसके बाद 12 साल तक ये रिकवरी फेज में जाएगा। 12 साल तक कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, 12 साल तक रुक जाएगा, कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा। फिर 12 साल के बाद फिर से इसमें फ्लावरिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद 12 साल तक फिर कुछ नहीं होगा, फिर 12 साल बाद फिर से फ्लावरिंग होगी, ठीक है। ऐसे ही चलेगा। फिर एक टाइम बाद आएगा कि फ्लावरिंग उसमें नहीं होगी, रिप्रोडक्शन उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और फिर प्लांट डाई कर जाएगा। तो ये जो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। एक बार फ्लावरिंग हो रही है, फिर 12 साल कुछ नहीं हो रहा है, फिर फ्लावरिंग हो रही है, फिर 12 साल ग्रो कर रहा है। तो ये जो बीच में इसका जो बीच वाला जो फेज है, ठीक है, जब इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, दो फ्लावरिंग के बीच का जो पीरियड है बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये फिर से जुवेनाइल फेज में चला गया, ठीक है। ये जुवेनाइल फेज में नहीं गया, ये अभी भी अपने रिप्रोडक्टिव फेज में है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो ऐसा जो बीच का फेज आता है, इसको बोलते हैं इंट्रा फ्लावरिंग पीरियड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसको बोलते हैं इंट्रा फ्लावरिंग पीरियड, ठीक है। इस फेज को, ठीक है, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना जिस फेज में डिवाइड नहीं करता या फ्लावरिंग नहीं करता, ऐसे फेज को बेटा हम क्या बोलते हैं? ऐसे फेज को हम बोलते हैं इंट्रा फ्लावरिंग पीरियड, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हम इंट्रा फ्लावरिंग पीरियड, ठीक है। तो इंट्रा फ्लावरिंग पीरियड में कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। प्लांट जो है वो सिर्फ ग्रो करेगा, वो रिप्रोडक्टिव फेज में है लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इसको बोलते हैं इंट्रा फ्लावरिंग पीरियड, या इसी को बेटा बोलते हैं रिकवरी फेज, ठीक है। रिकवरी फेज, ठीक है। प्लांट अपने रिकवरी फेज में है, रिकवर कर रहा है। अब इसके बाद देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। जैसे हमने बात किया कि रिप्रोडक्टिव फेज जब आएगा, जब भी रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तब रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तब बेटा रिप्रोडक्शन होगा। अब जैसे हम बर्ड्स इन पोल्ट्री फार्म की बात करें, जैसे मुर्गी पालन है, ठीक है, या बत्तख को पालते हैं, ठीक है, टर्की होता है उसको पालते हैं, गीज को पालते हैं, ऐसे जिनको हम लोग पालते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं फ्लॉक, ठीक है, फॉल्क, ठीक है। तो ऐसी चिड़ियों जिनको हम पालन कर रहे हैं, जैसे मुर्गी पालन का सीधे सीधे एग्जांपल ले लो, तो क्या सिर्फ वो एक सीजन में या एक टाइम पर रिप्रोड्यूस करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस करते ही रहती हैं, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्शन की इनकी साइकिल है, ये नेचर में पाई जा रही है या आर्टिफिशियल है, ठीक है। ये नेचर में मिल रहा है या आर्टिफिशियल साइकिल है? सीधी सीधी बात है, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल साइकिल है, ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल साइकिल है। अब आर्टिफिशियल साइकिल का क्या मतलब बेटा? आर्टिफिशियल साइकिल ये है कि ह्यूमंस अपनी मतलब के लिए, ठीक है, अपने काम के लिए इनका जो रिप्रोडक्शन का जो फेज है उसको बढ़ा दे रहे हैं और उसको कंटिन्यूअस रख रहे हैं,
ठीक है। अगर ये नेचर में नेचुरली होते, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सीजन में कभी ये रिप्रोड्यूस करते, ठीक है। मुर्गी अगर अंडा देती नेचर में अगर देखेगी तो ऐसा नहीं है कि रोज एक अंडा देगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अंडे दे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके, और ह्यूमंस का जो कंजम्पशन का रेट है, ठीक है, ताकि वो फुलफिल हो सके। जैसे कि बेटा जब इवोल्यूशन पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है, इवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ठीक है। थॉमस मैल्थस नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, थॉमस मैल्थस नाम के एक साइंटिस्ट थे। इनका एक पेपर पब्लिश हुआ था, पेपर का नाम क्या था, एसे ऑफ पॉपुलेशन, एसे, एसे ऑन पॉपुलेशन, क्या पब्लिश हुआ था, एसे ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। तो एसे ऑन पॉपुलेशन में उन्होंने क्या बताया, थॉमस मैल्थस ने बताया एसे ऑन पॉपुलेशन में, ठीक है, कि जो ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन का रेट है, ह्यूमंस नहीं किसी भी स्पीशीज के जो रिप्रोडक्शन का रेट है, ठीक है, रिप्रोडक्शन रेट जो है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, जीपी होता है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से है रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है, रिप्रोडक्शन रेट ये है। और जब हम लोग फूड प्रोडक्शन की बात करें तो वो फॉलो करता है एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी है तो क्या होगा, यहाँ 2 से बनेगा 4, 4 से बनेगा 6, ठीक है, क्या होगा, एपी फॉलो करता है। तो एपी में 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो फूड प्रोडक्शन जो है वो स्लो चल रहा है, और जो रिप्रोडक्शन का रेट है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रोथ का रेट है, ठीक है, वो जीपी फॉलो कर रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जा रहा है, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से बढ़ रहा है ह्यूमन प्रोडक्शन। और फूड प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जा रहा है, उसका एक सर्टेन रेट है, उससे बढ़ रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है, ठीक है, ह्यूमन प्रोडक्शन जो पॉपुलेशन के जो ग्रोथ रेट है वो डबल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, फूड का शॉर्टेज होगा, ठीक है, फूड का शॉर्टेज होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसी की वजह से उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी डार्विन ने यहां से कंक्लूड किया था, ठीक है। तो वो सब तो बेटा अलग चीजें हैं, लेकिन जो बर्ड्स इन पोल्ट्री फार्म है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स को हम रखते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करने का मेन रीजन क्या है, कि जो फूड का डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड इतना जा रहा है, ठीक है, डिमांड ऐसे बढ़ रहा है और प्रोडक्शन ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसको मेक करने के लिए, उसको मेक करने के हम लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है रिप्रोडक्शन की, ह्यूमंस अपने जरूरत के लिए, ठीक है, जरूरत के लिए ह्यूमंस अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बर्ड्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज और फिर सेनेसेंस या ओल्ड एज, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो पीरियड बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ऐसी बर्ड्स में जैसे गायों को भी जो पाला जाता है, ठीक है, जो गायों को डेयरी फार्म में रखा जाता है, उनका भी जुवेनाइल फेज बहुत छोटा होता है, रिप्रोडक्टिव फेज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और इतने ज्यादा बार रिप्रोडक्टिव फेज होता है, मतलब गाय जो है, अब जैसे गाय है दूध भी दे रही है, अब बिना बछड़ा का, ठीक है, मान लो बछड़ा या बछिया जो भी तुम्हारे यहाँ बोला जाता है, ठीक है, उनके बिना तो बेटा दूध जो है वो आएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं, अब अगर गांव में कभी गए होंगे, ठीक है, या कुछ लोग जो भी गांव से होंगे तो देखे होंगे कि दूध दूहने से पहले क्या करते हैं, बछड़े को खोल देते हैं, ठीक है, फिर वो मिल्क सक करता है, ठीक है, तो उसके बाद दूध आना चालू होता है और फिर उसको फिर से बांध देते हैं और फिर दूध निकाल लिया जाता है, ठीक है, दूध दूह लिया जाता है। ऐसा किया क्यों जाता है, क्योंकि देखो बेटा, जब बछड़ा जो है जब वो मिल्क को खींचता है, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्स डेवलप होता है उसको बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सकिंग रिफ्लेक्स। एक तरह का वो स्टिमुलस है, ठीक है। जैसे मैं अपने हाथ पे ऐसे हिट करूं तो मैं, जैसे मान लो मैं पेन है, मान लो अगर ये पॉइंटेड होती, ठीक है, पॉइंटेड नहीं है, ठीक है, तो अगर मान लो ये पेन है पॉइंटेड, अगर मेरा हाथ इस पे पड़ जाता है, ठीक है, मुझे जैसे पेन होगा मैं अपना हाथ तुरंत हटा लूंगा, एक स्टिमुलस है ना, ठीक है, एक स्टिमुलस है,
ये जो है एक स्टिमुलस का काम किया, मैंने हाथ हटा लिया, ये रिस्पॉन्स का काम किया, ठीक है। तो एक स्टिमुलस है, दूसरा उसका रिस्पॉन्स है। तो वैसे ही बेटा जब मिल्क सक करता है, ठीक है, जब दूध पीने जाता है बछड़ा, जब वो दूध पीता है, दूध खींचता है जब, ठीक है, तो ये एक तरह का स्टिमुलस होता है और उसका रिफ्लेक्स क्या होता है, सकिंग रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से दूध आना चालू हो जाता है, ठीक है। दूध मदर जो है वहां मदर की बॉडी से दूध निकलना चालू हो जाता है, थन में से दूध आने लगता है, ठीक है। नॉर्मली अगर सिर्फ कोई दूध दूने जाएगा, ठीक है, अगर सिर्फ नॉर्मली कोई चला गया बिना बछड़ा को छोड़े, ठीक है, बछड़े ने दूध नहीं पिया, उससे अगर तुम दूध दूने जाओगे तो नहीं आएगा दूध, ठीक है, दूध नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सकिंग रिफ्लेक्स नहीं डेवलप होगा, ठीक है। वो सिर्फ जब एक बच्चा, ठीक है, जब दूध पीता है अपने माँ का, तभी वो मिल्क निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या है, जो गायें हैं, ठीक है, जैसे मैं गाय की बात कर रहा था, ठीक है, तो जो गाय है बेटा, इनका जो क्या है, ये बहुत ज्यादा बछड़ों को जन्म देती है, ठीक है, क्योंकि बिना बछड़ा के दूध नहीं आएगा, ठीक है। और इनका जो रिप्रोडक्शन का जो फेज है, मान लो एक नॉर्मल कैपेसिटी है कि एक गाय अपने पूरे जीवन काल में अगर मान लो 10 बच्चों को जन्म दे सकती है, तो वो 15, 20, 25 बछड़ों को जन्म दे रही है, ठीक है। उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और अक्सर क्या होता है कि जो गायों को पाला जाता है, ठीक है बेटा, वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल पूरा किए, मतलब अगर मान लो 30 साल की उनकी लाइफ साइकिल है, तो 25 साल में, 20 साल में, 22 साल में ही उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इतने बार रिप्रोडक्शन की साइकिल से गुजरती हैं, इतना ज्यादा उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है, इतने ज्यादा उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है, कि बेटा उनकी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट हो जाती है, जल्दी मर जाती है, ठीक है। तो ये सब एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है। ह्यूमंस अपने फायदे के लिए देखो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं। तो अगर इनकी हम बात करें, ऐसी जो गाय हैं, ठीक है, जो डेयरी फार्म में है, उनकी अगर हम बात करें बेटा, तो इनका जुवेनाइल फेज बहुत छोटा होता है, रिप्रोडक्शन फेज बहुत लंबा होता है, और जो सेनेसेंस या ओल्ड एज है वो जल्दी आता है, और वो भी बहुत छोटे टाइम के लिए आता है, और उसके तुरंत डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद देखो बेटा एक कंसेप्ट आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का और ईस्टरस साइकिल का, ठीक है। क्या आएगा, एक कंसेप्ट है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टरस साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और ईस्टरस साइकिल क्या होती है, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स, अब प्राइमेट्स क्या होते हैं, जैसे जब तुम ह्यूमंस का, ठीक है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है, ये जो हायरार्की है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है, जब ह्यूमंस का तुम पढ़ोगे तो ह्यूमंस, अगर मान लो ह्यूमंस की बात करें, मेरी तुम्हारी बात करें बेटा, तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा किंगडम। किंगडम क्या है, एनिमैलिया, ठीक है। किंगडम के बाद आएगा फाइलम। फाइलम क्या है, ह्यूमंस का फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट्स है, ठीक है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, बोनी होती है, ठीक है, कॉर्डेट्स हो गए। किंगडम, फाइलम। क्लास क्या है, मैमेलिया है। ह्यूमंस क्या है, मैमल्स है, ठीक है, स्तनधारी है, ठीक है, स्तनधारी है और शरीर पे बाल है, तो ये मैमेलिया में, ह्यूमंस मैमेलिया में गए। तो किंगडम, फाइलम, क्लास। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर जो है बेटा वो प्रिमाटा है, ठीक है। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स है, प्राइमेटा है। अब ये जो ऑर्डर है प्राइमेटा, ठीक है, इसमें और जानवर भी आते हैं, ह्यूमंस के अलावा और भी कई स्पीशीज आती हैं इस ऑर्डर में, ठीक है। ह्यूमंस की बात करो तो एनिमैलिया, ठीक है, कॉर्डेटा, मैमेलिया, प्राइमेट्स, ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। फैमिली क्या है, होमिनिडे, ठीक है, जीनस है होमो, और फिर उसके बाद आता है सेपियंस। तो एनिमैलिया, कॉर्डेटा, मेमालिया, प्रिमाटा, होमिनिडे, होमो, सेपियंस, ठीक है। इतना तो याद होगा सबको, इतना तो याद होगा, ठीक है। क्या क्या है एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, जिसको लिखना है लिख लो। मैमेलिया, सॉरी एनिमैलिया, ठीक है, कॉर्डेटा, मैमेलिया, प्राइमेटा, होमिनिडे, होमो, सेपियंस, ठीक है, 7 हो गए, ठीक है, ये 7 हो गए। अब देखो जो प्राइमेट्स हैं, जो ऑर्डर प्राइमेट्स हैं, इनमें और स्पीशीज आती हैं। कौन कौन सी इसमें स्पीशीज आती हैं, मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजीज, गिब्बन, एप्स, ठीक है, मतलब इस तरह के और जानवर आते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रिमाटा में आते हैं उन सब में क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। उन सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या चलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और जितने भी नॉन प्राइमेट्स हैं, ठीक है, जैसे अगर मैमेलिया की बात करो,
मैमेलिया क्लास है, इसमें 12 ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। ऑर्डर सिटेसी आता है, ठीक है, ऑर्डर रोडेंशिया आता है, इस तरीके से 12 ऑर्डर आते हैं। उसमें एक ऑर्डर है ऑर्डर प्राइमेटा या प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स के अलावा जो बाकी का ऑर्डर है उनको बोल दिए नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। तो बेटा मैमेलिया में जो प्राइमेट्स हैं, ठीक है, मैमेलिया क्लास में जो प्राइमेट्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, और जो नॉन प्राइमेट्स हैं, जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें क्या चलेगा, उनमें चलेगा ऊस्चरस साइकिल, ठीक है। बस ये नाम है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में चलता है, प्राइमेट्स में, और नॉन प्राइमेट्स में क्या चलता है, ऊस्चरस साइकिल, ठीक है। ये हो गई चीजें, इतना समझो, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। किसके बारे में दिया हुआ है, सीजनल ब्रीडर्स के बारे में दिया हुआ है और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे में दिया हुआ है। तो जब तुम लोग भोले भाले बच्चे, जब तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऊस्चरस साइकिल को रिलेट कर देते हो, जोड़ देते हो सीजनल ब्रीडर से और कंटिन्यूअस ब्रीडर से, ठीक है। ऐसा नहीं करना होता है गधों, ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। देखो, सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं कि जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, साल में एक ऐसा टाइम आएगा जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है, जो किसी एक सीजन में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होंगे, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स वो होते हैं बेटा जो कंटिन्यूअस अपनी पूरी लाइफ, एक बार उनका रिप्रोडक्टिव फेज आ गया तो वो कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ठीक है। अब देखो, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जो है, ठीक है, वो उनका रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा, ठीक है, उनका रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। उनका क्या है, सर्वाइवल रेट भी ज्यादा होगा। अगर मान लो कोई हमेशा रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अब अगर मान लो डॉग का एक सीधा सीधा एग्जांपल ले लो, कुत्तों का एग्जांपल ले लो, तो उनका जो बर्थ का टाइम होता है, ठीक है, जब वो बर्थ देते हैं बच्चों को, ठीक है, जब पपीज पैदा होते हैं तो उनका जो टाइम होता है बेटा वो मोस्टली ठंडी में होता है, ठीक है। ठंडी में ढेर सारे पपीज आते हैं, 7-8 पिल्ले आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, उनमें से ठंडी की वजह से ही 3-4 मर जाते हैं, ठीक है, बाकी किसी और वजह से मर जाते हैं। अब अगर मान लो यही अगर गर्मी में होते, अगर वो गर्मी में पैदा हो रहे होते, ठीक है, तो क्या होता, उनके बचने का थोड़ा ज्यादा चांस होता। समझ में आ रहा है, चीजों को समझ रहा हो। तो अगर कोई कंटिन्यूअस ब्रीडर है, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअस ब्रीडर है, ठीक है, कंटिन्यूअस ब्रीडर है तो उसका रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा, सर्वाइवल का रेट ज्यादा होगा। अगर कोई सीजनल ब्रीडर है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस कर रहा है तो किसी कंटिन्यूअस ब्रीडर के कंपैरिजन में उसका सर्वाइवल रेट और रिप्रोडक्शन रेट कम होगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है बेटा कि अगर कोई कंटिन्यूअस ब्रीडर है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें चलेगा और कोई सीजनल ब्रीडर है तो उसमें ऊस्चरस साइकिल चलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंसेप्ट को समझो, ध्यान से समझो, 2 बार बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो उसके बाद भी नहीं समझ आएगा तो अगले वीडियो में डाउट क्लियर कर दूंगा। देखो क्या होता है कि जितने भी ऊस्चरस साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक। अब जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ठीक है बेटा, इनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है इसमें भी सीजनल ब्रीडर्स भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हमेशा चलती है। अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल में अंतर क्या है, एक तो है कि ये प्राइमेट्स में चलती है और एक नॉन प्राइमेट्स में चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये हमेशा कंटिन्यू रहती है, ठीक है, मतलब एक बार रिप्रोडक्टिव फेज आ गया तो ऑल सीजन में ये हमेशा कंटिन्यू रहती है, ठीक है, कंटिन्यूस। और ईस्टर साइकिल जो है ये सीजनल होती है, ठीक है, मतलब जब रिप्रोडक्शन का सीजन आएगा तब ईस्टर साइकिल चलेगा। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म में ईस्टर साइकिल चल रहा है ये सारे के सारे कैसे हुए, ये सारे के सारे सीजनल ब्रीडर्स हुए, ठीक है, मतलब कि जितने नॉन प्राइमेट्स हैं वो सब के सब सीजनल ब्रीडर्स हुए ही हुए, ठीक है। अब मान लो जिन ऑर्गेनिजम्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कंटिन्यू होगी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कंटिन्यू चलेगी, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, जब तक रिप्रोडक्टिव फेज है तब तक चलेगी। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं
और कुछ ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है। मतलब साइकिल तो कंटिन्यू चल रही है लेकिन उनका रिप्रोडक्शन करने का सीजन नहीं है तो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, ठीक है, समझ में आया। तो सीजनल ब्रीडर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ईस्टर साइकिल आएगा। ईस्टर साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स मतलब कि नॉन प्राइमेट्स, क्या आएगा इसमें, नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट गधों, नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। इनमें क्या आएंगे, नॉन प्राइमेट्स आएंगे। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में ह्यूमंस आएंगे, क्या आएंगे, ह्यूमंस आएंगे, ठीक है, और मंकीज आएंगे, ठीक है, और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स आएंगे। लेकिन पूरा का पूरा अगर मैं यहां पे लिख दूं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में सारे के सारे प्राइमेट्स आएंगे, सारे के सारे प्राइमेट्स आएंगे तो गलत होगा। लेकिन कुछ, क्योंकि कुछ ऐसे प्राइमेट्स होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, तो दोनों चीज को लिंक नहीं कर देना आपस में, ठीक है, दोनों चीजों को आपस में लिंक मत कर देना। ईस्टर साइकिल जो है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही चलती है, जब रिप्रोडक्शन का सीजन आता है तभी चलती है, तो ऐसे को बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलती है, जब तक रिप्रोडक्टिव फेज है तब तक चलेगा, ठीक है। लेकिन उनमें कुछ सीजनल ब्रीडर्स हो सकते हैं और कुछ कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइमेट्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर प्राइमेट्स हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो सारे के सारे कंटिन्यूअस ब्रीडर्स ही होंगे। वाइल्ड कंडीशंस में, ठीक है, मतलब नेचर में जब जाओगे तो ऐसी स्पीशीज हैं जो प्राइमेट्स में आती हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है लेकिन वो सीजनल ब्रीडर्स हैं। समझ में आया, एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करेंगे, साइकिल उनकी रिप्रोडक्शन वाली चलती रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ में आ गया होगा, आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है, इतना बेटा तुम लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, आगे चलते हैं लेक्चर में। रोल ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स का क्या रोल है, ठीक है बेटा, रोल ऑफ हॉर्मोन्स, रोल ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है, रोल ऑफ हॉर्मोन्स। अब देखो जो जुवेनाइल फेज है, ठीक है, जुवेनाइल फेज, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बेटा रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज के बाद क्या आता है, जुवेनाइल फेज के बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। अब देखो जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, अब ये जो ट्रांजिशन है, ठीक है, जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जाना और फिर रिप्रोडक्टिव फेज से वापस से नीचे सेनेसेंस में आना, ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन होता है, ये जो एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं वो किसकी वजह से जा रहे हैं, हॉर्मोन्स की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ये हॉर्मोन्स की वजह से। जैसे ह्यूमंस की अगर सीधे सीधे बात करो, ठीक है, देखो किसी भी चीज को समझना है तुमको ना, फिजिक्स समझना हो, केमिस्ट्री समझना हो, बायोलॉजी समझना हो, कुछ भी समझना हो ना, कभी भी अगर कि एक यूनिवर्सल एग्जांपल ले लो, यूनिवर्सल एग्जांपल मतलब किसका कोई एक्सेप्शन ना हो, एक आसान सा एग्जांपल ले लो, उस एग्जांपल को पहले समझो, ठीक है, उस एग्जांपल को समझो और फिर उस एग्जांपल से उस कंसेप्ट को रिलेट करो, ठीक है, तो तुम्हें वो कंसेप्ट फिर कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी भर फिर वो कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये एक तरीका होता है, ठीक है, ये एक तरीका है चीजों को समझने का, ठीक है, कि पहले तुम एक कंसेप्ट ना समझो, पहले तुम एक एग्जांपल को समझो, ठीक है, और उस एग्जांपल से उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, फिर वो कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब फिर उस कंसेप्ट को अप्लाई करके बाकी सारी चीजों को एक्सप्लेन करो, ठीक है। इस तरीके को फॉलो करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में, चाहे फिजिक्स समझना हो, केमिस्ट्री समझना हो, कुछ भी समझना हो, ठीक है। बायोलॉजी में तो एग्जाम्पल से ही समझना है, ठीक है। सबसे सीधा साधा एग्जाम्पल है ह्यूमंस का ले लो, ठीक है, ह्यूमन हो, ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले लो, आसपास तुम्हें जितने ह्यूमंस मिलते होंगे, ठीक है, उतना कोई स्पीशीज नहीं मिलेगी, ठीक है। ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन रेट सबसे ज्यादा है, फूड चेन पे ह्यूमन सबसे टॉप पे है, ठीक है, इवोल्यूशन ह्यूमंस में सबसे ज्यादा हुआ है, ह्यूमंस का क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, ह्यूमंस में पॉपुलेशन साइज को एक्सपैंड करने की कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, ह्यूमंस में कम्युनिटी बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ह्यूमन जो है ना, वो जैसे ह्यूमन स्पीशीज का अगर हम बात करें, मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस, तो बेटा ये जो स्पीशीज है, ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड स्पीशीज है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है, मोस्ट एफिशिएंट स्पीशीज है, ठीक है, मोस्ट सर्वाइवेबल स्पीशीज है, ठीक है, कुछ भी कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है।
तो कोई भी एग्जांपल अगर समझना है, बायोलॉजी का कोई भी कंसेप्ट समझना है, तो ह्यूमंस को लेके समझोगे ना, क्योंकि ये जो है ना, ये नेचर का एक, क्या बोलोगे, नमूना है, एक नायाब नमूना है, ठीक है। नेचर ने ऐसा कभी नहीं बनाया, ह्यूमंस के जैसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आया जिसने इतने सालों तक पृथ्वी पर राज किया है और अभी तक कर रहा है और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमसे कोई सुपीरियर स्पीशीज नहीं आ पाएगी, ठीक है। एक तुम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बेटा, ठीक है। तुम लोग बोलते हो सर रिकॉर्डेड क्लास में मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आज, ठीक है। देखो, जब इवोल्यूशन पढ़ोगे, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे बेटा तुम लोग जब देखोगे तो ह्यूमंस हैं, जो होमोसेपियंस हैं, उनके पहले क्या आया था, जस्ट उनके पहले आए थे निएंडरथल्स। क्या आए थे? निएंडरथल्स, ठीक है। निएंडरथल्स से दो स्पीशीज आई, सॉरी बेटा, देखो, निएंडरथल से दो स्पीशीज आई। एक स्पीशीज थी क्रोमैग्नन और दूसरी स्पीशीज थी होमोसेपियंस, ठीक है। मतलब होमो निएंडरथैलिस, जिनको हम निएंडरथल्स बोलते हैं प्यार से, उनसे दो स्पीशीज आई। एक आई होमोसेपियंस और दूसरा है क्रोमैग्नन। लिख दूं क्या? लिख दूं क्या? चलो सुनी रहो कहानी, तो ढंग से सुनो। देखो, रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, तो तुम लोग के कमेंट्स पढ़ के तो मजा ले नहीं सकता मैं, ठीक है। तो बोलते हो सर मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो देखो एक कहानी सुनो इंटरेस्टिंग सी, और दावा कर रहा हूं कि तुम लोग इसके बारे में फिर सोचते रहोगे, ठीक है। देखो, निएंडरथल्स, ठीक है, निएंडरथल से दो स्पीशीज आई। एक आया होमोसेपियंस, निएंडरथल से दो स्पीशीज आई। एक आया होमो सेपियंस, दूसरा आया क्रोमैग्नन। देखो बेटा, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में। एक आया क्रोमैग्नन, एक आया निएंडरथल, अरे सॉरी, निएंडरथल से एक आया होमोसेपियंस, एक आया क्रोमैग्नन। अब निएंडरथल का जो ब्रेन साइज था वो था 1400 सीसी, 1400 सीसी। सीसी क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर। ह्यूमंस में है 1450 सीसी, और क्रोमैग्नन में कितना था? 1600 सीसी, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी इतना ज्यादा, ह्यूमन से ज्यादा चालाक, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो, होमोसेपियंस एज ए स्पीशीज जो था वो शुरू से ही कम्युनिटी बना के रहता था, ग्रुप बना के रहता था। क्रोमैग्नन जो थे वो अलग रहते थे, अलग अलग रहते थे, ठीक है। जैसे एक इकलौता अपना अलग रहेगा, ठीक है। होमोसेपियंस कम्युनिटी बना के रहते थे। निएंडरथल्स में भी थोड़ी बहुत कम्युनिटी बनती थी, लेकिन ह्यूमंस जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाते थे, ठीक है। अब बेटा जैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जैसे मान लो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज इवॉल्व हुई, तो ऐसा होता है कभी कभी इवोल्यूशन में कि जो पुरानी वाली स्पीशीज है वो भी रहे और उससे इवॉल्व होकर जो नई स्पीशीज आए वो भी एग्जिस्ट करे। मतलब कि ऐसा हुआ एक टाइम पे कि निएंडरथल्स भी थे, होमोसेपियंस भी थे और क्रोमैग्नन भी थे, ठीक है। क्रोमैग्नन का नंबर बहुत कम था, ठीक है, क्योंकि वो अकेले रहते थे, ठीक है। अकेले रहते थे, मान लो किसी और जानवर ने अटैक कर गया, ठीक है, कहीं खाए पिए बिना मर गए, ठीक है, कोई दिक्कत आगे मर गए, तो क्रोमैग्नन का नंबर बहुत कम था। होमोसेपियंस ग्रुप में रहते थे, कम्युनिटी बना के रहते थे और बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी बनाते थे, 100, 150, 250 लोगों की। निएंडरथल्स भी कम्युनिटी बनाते थे 20-25 लोगों की, 30 लोगों की, ठीक है। तो होमोसेपियंस बहुत बड़ी कम्युनिटी बना के रहते थे। और एक टाइम ऐसा आया इवोल्यूशन में, एक टाइम ऐसा आया कि निएंडरथल्स, क्रोमैग्नन और होमोसेपियंस ये तीनों एक साथ एक ही टाइम पे पृथ्वी पे रह रहे थे, ठीक है। अब बेटा देखो क्या हुआ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट जो आया है ना, देखो कैसे आया। होमोसेपियंस बेटा जो थे, ठीक है, होमोसेपियंस और निएंडरथल्स ये दोनों आपस में भिड़ते रहते थे, ठीक है। मतलब एनकाउंटर हो गया, मान लो किसी एक स्पीशीज को, मान लो हंटिंग पे गए, ठीक है, तो वहां निएंडरथल्स भी आ गए, होमोसेपियंस भी आ गए। होमोसेपियंस ने मान लो किसी स्पीशीज को हंट किया, होमोसेपियंस ने किसी स्पीशीज को हंट किया, ठीक है, और निएंडरथल्स आए, इन पे ज्यादा ताकतवर थे, ठीक है। निएंडरथल्स जो थे फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग थे, ठीक है, तो निएंडरथल्स आए, ठीक है, और वो ले गए, ठीक है, उनसे छीन के ले गए। अब क्या हुआ, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होने लगी। रिसोर्सेज मतलब खाने पीने की चीजों के लिए, पानी के लिए, ठीक है, नदी के किनारे कौन रहेगा, इन सारी चीजों के लिए लड़ाई होने लगी। तो फिर पता है ह्यूमंस ने क्या किया? किसी को पता है? ठीक है, किसी को पता है बेटा ह्यूमंस ने क्या किया ऐसे टाइम पे? मैं बताता हूं, एक सेकेंड। ह्यूमंस ने बेटा
ह्यूमंस ने पता है क्या किया? किसी को पता है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। ह्यूमंस ने निएंडरथल्स को मार के, खा के उनकी सारी स्पीशीज को खत्म कर दिया। पता है, निएंडरथल्स को मार के खा गए सारे के सारे ह्यूमंस। उस समय जितनी भी ह्यूमंस थे उन्होंने हंटिंग चालू की, ठीक है। जहां निएंडरथल्स मिलते थे उनको ग्रुप में मार देते थे, ठीक है, और उनको मार के खा गए। लिटरली सच है ये, साइंटिफिक एविडेंस इसके बारे में मिला है, ठीक है, साइंटिफिक ट्रुथ है ये कि निएंडरथल्स एक्सटिंक्ट हुए। उसका यही रीजन था कि होमो सेपियंस उनको मार के खा गए। क्रो-मैग्नन क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए? क्रो-मैग्नन सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाए बेटा, ठीक है, क्योंकि क्रो-मैग्नन अकेले रहते थे और धीरे 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 उनका नंबर कम होने लगा, ठीक है, और फिर वो वाइप आउट हो गए, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाए। होमो सेपियंस एज ए स्पीशीज सर्वाइव कर पाई, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग फेस कर पाए हैं, यही रीजन है, इसलिए ह्यूमन सबसे ज्यादा सुपीरियर है। और ह्यूमन से अगर कोई ज्यादा सुपीरियर स्पीशीज आती है, अगर फ्यूचर में आएगी, तो ह्यूमंस उनके साथ भी ऐसा ही कुछ करेंगे, उनको भी खत्म कर देंगे। अब मार के नहीं खाएंगे, ठीक है, अब वो टाइम गया, ठीक। लेकिन ह्यूमन से ज़्यादा एडवांस्ड स्पीशीज अगर आती है, ठीक है, कोई स्पीशीज मान लो इवॉल्व होके, ठीक है, मान लो कुत्तों की कोई स्पीशीज, ठीक है, मान लो कुत्तों की कोई स्पीशीज राइज करने लगती है, ठीक है, ह्यूमन से ज़्यादा एडवांस होने लगती है। या वो वाली मूवी देखिए ना, प्लैनेट ऑफ द एप्स, जिनमें एप्स ज़्यादा इवॉल्व होने लगते हैं, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ह्यूमंस उनको सप्रेस कर देंगे। अगर कोई और स्पीशीज ह्यूमन से ज़्यादा इवॉल्व होने लगी, ठीक है, अगर ऐसा होने लगा, ठीक है, तो ह्यूमंस उसके पहले ही उनको खत्म कर देंगे, ठीक है। और इसका मेन रीजन यही है ना, मेन रीजन इसका यही है, क्योंकि देखो राजा जो होता है ना, वो क्या चाहता है कि हम ही राजा बने रहे, ठीक है। राजा जो होता है वो राज करना चाहता है, हमेशा के लिए राज करना चाहता है, अनंत काल तक, ठीक है। तो उसका तो एक ही तरीका है ना कि अगर कोई आए और अगर राज करने के लायक है तो भाई उसको दबा दो, कुचल दो, खत्म कर दो उसको, ठीक है। तो यही तरीका है। हाँ, स्टोरी यही थी, इतनी थी स्टोरी, ठीक है। रोल ऑफ हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, कि जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जब जाते हैं, तो मैं ये बोल रहा था कि कभी भी कोई भी कंसेप्ट समझना है बायोलॉजी में, तो बेटा अगर एग्जाम्पल लेना है तो किसका एग्जाम्पल लो? ह्यूमंस का एग्जाम्पल लो, ठीक है, ह्यूमंस का एग्जाम्पल लो। इसका मेन रीजन, सिंपल सा रीजन क्या है कि ह्यूमंस का एग्जाम्पल लोगे, ठीक है, तो कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी बायोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट समझने में, क्योंकि हम लोग मोस्ट इवॉल्व, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मोस्ट एडवांस सब हैं, ठीक है, हमसे ज़्यादा सुपीरियर कोई नहीं है। इस पृथ्वी के भगवान ह्यूमंस ही हैं, ठीक है, मानो चाहे ना मानो, ठीक है, हम ही हैं यहाँ जो है, ठीक है। और जैसा कर रहे हैं वैसा मिल रहा है, ठीक है, चलो बात की बात है। तो जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में अगर आए ह्यूमंस की बात करें, तो मान लो जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है, धीरे 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 बड़ा होगा, ठीक है, फिर टीनेज आएगा, एडोलेसेंस आएगा, फिर उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। अभी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बेटा, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? अगर बॉयज हैं, ठीक है, लड़कों की बात करें तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स होते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होते हैं। फीमेल्स की बॉडी में कौन कौन से दो हार्मोन्स मेनली काम करते हैं? होते हैं कौन कौन से हार्मोन्स? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये चेंजेस लाते हैं बॉडी में, ठीक है। इनके अलावा और कौन से हार्मोन्स होते हैं? हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकलते हैं LH और ICSH, ठीक है। LH हो गया ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और क्या हो गया? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है, इतना तो समझ रहे हो ना, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। GnRH पिट्यूटरी पे जाता है, पिट्यूटरी से FSH और LH निकलता है। अब FSH और LH जो है वो किस पे काम करेगा? टेस्टोस्टेरोन पे काम, सॉरी, टेस्टिस पे काम करता है और ओवरी पे काम करता है, और टेस्टोस्टेरोन निकलवाता है और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सीक्रेट करवाता है। मतलब ये सारे बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं और रिप्रोडक्शन की फेज आ जाती है, फिर रिप्रोडक्शन करने के लिए बॉडी कैपेबल हो जाती है। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन के बाद फिर क्या होगा? रिप्रोडक्टिव फेज के बाद फिर कौन सा फेज आएगा? रिप्रोडक्टिव फेज के बाद फिर आता है ओल्ड एज, ठीक है। अब ओल्ड एज जब आता है बेटा, ठीक है, जब बुढ़ाने लगते हो, ठीक है, जब ओल्ड एज आता है, ठीक है, तो ओल्ड एज में क्या होता है? ठीक है, हड्डियां चटकने लगती हैं, और क्या होता है? ठीक है, बॉडी वीक होने लगती है, ठीक है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इन सब चेंजेस का रीजन क्या है? यहां भी हॉर्मोन्स ही हैं जो चेंज ला रहे हैं।
जैसे अगर फीमेल से बात करो कि एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रुक जाती है, ठीक है, एक बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है बेटा, उसके बाद तुम देखोगे 50-55 के बाद ना महिलाएं जो है, मतलब तुम्हारी मम्मी दादी, ठीक है, ऐसी एज में 50-55-60 के बाद नॉर्मली देखोगे कि थोड़ा सा भी चोट लगता है, थोड़ा सा भी चोट लगता है, हड्डी टूट जाती है। हल्का सा अगर स्लिप करके भी अगर कोई गिर गया है तो हड्डी जरूर टूट जाती है। फीमेल्स में तो जरूर ही टूट जाती है, हड्डी तुरंत टूट जाती है। इसका रीजन पता है क्या होता है? तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एनटीए का एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका रीजन बेटा क्या, एक बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये सिक्रीट होना कम हो जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम सिक्रीट होता है, ठीक है, सॉरी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो बॉडी में कम होगा या बढ़ेगा, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है बेटा, हड्डियां जो हैं उन पे कमजोर होने लगती हैं, ठीक है, हड्डियां क्या हैं, कमजोर होने लगती हैं, ठीक है, ओल्ड एज में। इसलिए फीमेल्स ज्यादा ससेप्टेबल हो जाती हैं, ठीक है, फ्रैक्चर्स के लिए। और चेंजेस आते हैं तो कोई भी चेंज अगर आ रहा है बॉडी में, ठीक है, तो वो हॉर्मोन्स की वजह से ही आ रहा है, हॉर्मोन्स। और देखो सिर्फ हॉर्मोन्स नहीं, इंटरैक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स, इंटरैक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स, ठीक है, सिर्फ हॉर्मोन्स नहीं, इंटरैक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स, मतलब हॉर्मोन्स आपस में इंटरैक्ट भी करते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, कैसे होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, मतलब एक हार्मोन जो काम करेगा दूसरा वाला उसका जस्ट अपोजिट करेगा। सीधा सा एग्जांपल क्या है एंटागोनिस्ट हार्मोन्स का, अरे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो बेटा ये जो दो हार्मोन्स हैं ये दोनों आपस में क्या है, एंटागोनिस्ट है, ठीक है, एंटागोनिस्ट हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन हुआ और प्रोजेस्टेरॉन हुआ। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो आपस में हार्मोन्स इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्शन उनका सिर्फ फंक्शन के बेसिस पे है, ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो अपोजिट काम करेंगे, एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो साथ मिलकर कोई काम करेंगे, ठीक है। तो कोई भी हार्मोन है उनका रोल्स है, तो आपस में इंटरैक्शन एक होता है, उसकी वजह से जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज से ओल्ड एज आता है या सेनेसेंस आता है, उसके बाद फाइनली डेथ हो जाती है, ठीक है। चलो कहां चलें सर, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते बोलते मेरा मुंह पक गया है, ठीक है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा क्या है, हमने एक चीज देखी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करो, ठीक है, तो उसमें फेजेस आएंगे। कौन कौन से फेज आएंगे, जुवेनाइल फेज आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, एडोलेसेंस, सेनेसेंस या ओल्ड एज आएगा, ठीक है। वैसे ही बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी कैसी हो, कैसा दिखता है, कैसा काम करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कुछ भी करता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो 3 इवेंट्स जरूर होंगे। जैसे उसकी बॉडी में 3 फेज आ रहे थे, वैसे ही 3 इवेंट्स भी जरूर आएंगे। कौन कौन से 3 इवेंट्स हैं? अब देखो कितना गधा बनाने वाला काम है, ठीक है। नाम देखो, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 नाम रख दिया। अरे ऐसा नाम रखोगे तो कॉमन तो हो ही जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन है, उसके पहले क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। गैमीट बनेगा तो गैमीट आपस में फ्यूज करेगा, उसी को तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के पहले जो चीजें हो रही है उनको क्या बोल दे रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद की जो चीजें उनको क्या बोल दे रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बेटा बाबू देखो कितना गधा बनाने वाला काम कर रहा है तुम लोग, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन, उसके पहले की इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद की इवेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब बोल रहा है कि दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें ये 3 इवेंट्स होंगे। जब नाम ही ऐसा रखोगे, जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल छोटा सा सोचो अगर, ठीक है, कि अगर मैं बोल दूं कि मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, अब मैं पढ़ाने से पहले रिवाइज करता हूं, मैं पढ़ाता हूं और फिर पढ़ाने के बाद मैं देखता हूं कि मेरे लेक्चर में कहाँ गलतियां मैंने की, ठीक है। अब मैं बोल दूंगा कि दुनिया का कोई भी टीचर है वो इस चीज को फॉलो करता है। मैं बोलूं कि बेटा तुम लोग को एक बात बताता हूं, मैं तुम लोग को आगे बहुत बड़ी बात बताता हूं कि दुनिया का कोई भी टीचर है वो 3 चीज जरूर फॉलो करता है, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे क्या सर, बताइए बताइए सर बताइए। मैं बोलूंगा कि पढ़ाने से पहले पढ़ता है, फिर पढ़ाता है और फिर पढ़ाने के बाद देखता है कि क्या पढ़ाया। तो यार ये तो कोई भी करेगा, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कोई भी टीचर होगा तो करेगा ही करेगा। वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कर रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
अगर मान लो कोई भी टीचर है तो पढ़ाएगा, तो सीधी सी बात है पढ़ाने से पहले कुछ काम करेगा, पढ़ाने के बाद कुछ काम करेगा। तो ये देखो बस नाम है, ठीक है, यूनिवर्सल चीजों को बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इतना नहीं लिखता तो अंडरस्टूड था, ठीक है। इतना जो ज्ञान दिया है, जो तुम लोग मेरे इतने ज्ञानी बच्चे हो, ठीक है, इतने ज्यादा तुम लोग ज्ञानी हो, इस ज्ञान की तुम लोग अपनी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। इस ज्ञान के बिना भी तुम लोग अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर लेते और बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। अगर मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा कर ले जाओगे, इस ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो इस ज्ञान को बस इतना ही लो, ठीक है। आगे देखो, अब देखो फिर से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं, ठीक है, उनमें अब फिर से दो पार्ट है, ठीक है, उनमें फिर से दो इवेंट्स आएंगे, एक है गैमीटोजेनेसिस और दूसरा क्या है, गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनेगा, जिसको क्या बोलते हो हिंदी में, युग्म प्रजनन, ठीक है, युग्म प्रजनन ही बोलते हैं ना, ठीक है। मेरी हिंदी देखो बहुत वीक है, ठीक है, बायोलॉजी बेटा देखो हिंदी मैंने पढ़ी नहीं है तो मुझे थोड़ा पढ़ाने में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, बट गैमीटोजेनेसिस को हिंदी में युग्म प्रजनन बोलते हैं, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फिर से दो प्रोसेस आएंगे, एक आएगा गैमीटोजेनेसिस, दूसरा क्या आएगा, गैमीट ट्रांसफर। मतलब गैमीट बनेगा और फिर गैमीट ट्रांसफर होगा। अरे फिर से वही वाली बात तो हो रही है, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। वैसे ही अब देखो मैंने तुम लोगों को पहले क्या बोला था, मैंने तुम लोगों को बोल दिया था बेटा, बहुत पहले समझा दिया था कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो दो चीजें होंगी, गैमीट बनेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। तो वही तो बोल रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या बोल रहा है कि गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनेगा, युग्म का जनन, और फिर गैमीट ट्रांसफर मतलब युग्मों का ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां थोड़ी सी काम की चीज, एक होता है होमोगैमीट्स, एक होता है हेट्रोगैमीट्स। होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, हेट्रो मतलब होता है अलग, गैमीट मतलब युग्म, ठीक है। तो मतलब सेम तरह के गैमीट्स हैं तो उनको क्या बोलेंगे, होमोगैमीट्स। अलग अलग तरह के गैमीट्स हैं तो उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमीट्स। अब देखो होमोगैमीट्स का एक दूसरा नाम क्या होता है, आइसोगैमीट्स, ठीक है। केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होगे या पढ़ चुके होगे, ठीक है, या पढ़ोगे, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। वैसे ही केमिस्ट्री में या तो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होगे या पढ़ चुके होगे या पढ़ोगे, ठीक है। तो आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब ही सेम होता है, ठीक है। मर मतलब होता है फॉर्म, तो सेम फॉर्म को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। वैसे ही आइसोगैमीट लिखा हुआ, आइसो मतलब सेम, गैमीट्स मतलब गैमीट, युग्म, ठीक है। तो होमोगैमीट्स को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, होमोगैमीट्स को ही बोलते हैं आइसोगैमीट्स, ठीक है। और दूसरे जो डिसिमिलर तरह के गैमीट्स उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमीट्स। अब देखो बेटा एक चीज बस जान लो, होमोगैमीट्स क्या है, तो दोनों गैमीट्स एकदम सेम तरह के होंगे, या तो दोनों मतलब या तो विदाउट फ्लैजला होंगे, मतलब कोई फ्लैजला नहीं होगा, ठीक है, दोनों इस तरह के होंगे, या अगर फ्लैजला होगा तो दोनों में होगा, ठीक है। तो उनको क्या बोलोगे, होमोगैमीट्स बोलोगे, ठीक है। अब देखो हेट्रोगैमीट्स जो होते हैं बेटा, ठीक है, हेट्रोगैमीट्स जो होते हैं, अब हेट्रोगैमीट्स में देखो दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है हेट्रोगैमीट की सिर्फ साइज में फर्क, ठीक है, साइज में फर्क, ठीक है, मतलब कि सिर्फ हाँ, मतलब कि सिर्फ साइज में फर्क है, मतलब एक बड़ा है, ठीक है, और एक छोटा है, ठीक है। एक में फ्लैजला है तो दूसरे में भी फ्लैजला है, बस साइज का फर्क है, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक बड़ा है, ठीक है, और इसमें फ्लैजला या सीलिया नहीं है, और दूसरा छोटा सा है और उसमें सीलिया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवम, और इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म, ठीक है। मतलब हेट्रोगैमीट्स में बेटा दो कंडीशन पॉसिबल है, एक है कि या तो सिर्फ साइज का फर्क हो, ठीक है, एक बड़ा है तो दूसरा छोटा है, तो वो भी हेट्रोगैमीट हुआ क्योंकि अलग अलग तरह के हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा गैमीट हो और नॉन मोटाइल हो, मतलब अपनी जगह पे हो, और दूसरा क्या हो कि वो मोटाइल हो, उसमें फ्लैजला या सीलिया हो, ठीक है, और वो मोटाइल हो और वो बहुत छोटा सा हो, ठीक है। तो देखो बेटा इस कंडीशन को एक नाम दिया जाता है और इस कंडीशन को एक नाम दिया जाता है, ठीक है। जिसको पता है, ठीक है, जिसको पता है कि हेट्रोगैमीट्स में दो तरह के गैमीट्स हो सकते हैं, एक में साइज का फर्क हो, एक में साइज और शेप दोनों का फर्क हो, ठीक है। इन लोगों को नाम दिया जाता है टर्म, जिसको पता होगा कमेंट्स में लिख देना, अगले लेक्चर में मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में मैं तुम लोग को इसका आंसर करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा दो तरह के गैमीट्स के बारे में, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया बेटा दो तरह के गैमीट्स के बारे में। तो यहां मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में, ठीक है।
इसके बारे में मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है, जिसको आंसर आता होगा। नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को इसका आंसर बताऊंगा, ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे, ठीक है। तो देखो बेटा, हाँ, यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देखो रिकॉर्डेड लेक्चर है, तुम लोग कंप्लेन करते हो सर ऑडियो फंस रहा है, ठीक है, ऑडियो फंस रहा है, वीडियो फंस रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से, ठीक है बेटा, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ मैं तुम लोग को जल्दी से, ठीक है। देखो हम लोगों ने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमीट बनेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, बात खत्म। गैमीट बनेगा, गैमीट का आपस में फ्यूजन होगा, उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने बताया कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें 3 फेज आएंगे अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। एक आएगा जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, दूसरा आएगा रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, तीसरा आएगा सेनेसेंस या ओल्ड एज, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि इसमें एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है जो याद रखना है। यहां से देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। बैम्बू प्लांट्स, ठीक है, बैम्बू प्लांट्स में 50 से 100 साल मतलब ग्रोथ होगी, उसके बाद कभी बीच में एक बार फ्लावरिंग होगी और तुरंत डेथ हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल था स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना या जिसी को नीला कुरंजी बोलते हैं। कहाँ मिलता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के हिली एरियाज में। हिली एरियाज मतलब छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं वहां मिलेगा। 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। और जो बीच का फेज है, 2 फ्लावरिंग के बीच का जो फेज है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा फ्लावरिंग पीरियड। इसके बाद हाँ, इसके बाद देखो बर्ड्स इन पोल्ट्री फार्म के बारे में बताया, ठीक है। एस्से ऑन पॉपुलेशन बताया थॉमस माल्थस। ये जो थॉमस माल्थस वाला जो पोर्शन है ये इवोल्यूशन में फिर से बताऊंगा, ठीक है, वहां पे क्लियर हो जाएगा। बर्ड्स इन पोल्ट्री फार्म वाला जो एग्जांपल है वो भी एक्सेप्शन है, ठीक है, वहां पे भी रिप्रोडक्टिव फेज बहुत लंबा खींच जाता है, जुवेनाइल फेज छोटा होता है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल बताया बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स इसमें कौन से हैं, सीजनल ब्रीडर्स कौन से हैं। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो कंटिन्यूअस चलता है, लेकिन सारे के सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअस ब्रीडर्स नहीं होते हैं। कुछ उसमें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। और ईस्टर साइकिल जो है वो तो एक सीजन में चलता ही है, ठीक है, किसी एक सीजन में चलेगा तो रिप्रोडक्शन भी उसी सीजन में होगा। तो जितना भी ईस्टर साइकिल जिन ऑर्गेनिज्म में चल रहा है वो सारे के सारे सीजनल ब्रीडर्स होंगे। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें चल रहा है वो सारे के सारे सीजनल ब्रीडर्स नहीं होंगे, वो कुछ कंटिन्यूअस होंगे, कुछ सीजनल होंगे, ठीक है। ठीक, रोल ऑफ हार्मोन बताया, ठीक है, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और ओल्ड एज, जो तीनों फेज आते हैं इनके बीच में जो कन्वर्शन होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है और हार्मोन्स में आपस में इंटरेक्शन की वजह से होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स के बारे में बताया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फिर प्री फर्टिलाइजेशन में बताया कि 2 इवेंट्स आते हैं, एक होता है गैमीटोजेनेसिस, दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर। अब इसके बाद बता होमोगैमीट्स बताया और आइसोगैमीट्स जो सेम तरह के होते हैं, हेट्रोगैमीट्स अलग तरह के होते हैं। अब हेट्रोगैमीट्स कौन से 2 तरह के होते हैं उनके बारे में लिख देना कमेंट्स में, ठीक है, अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसी में ध्यान से सुनो, उसी में एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाऊंगा उसी में, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तुम लोग कमेंट्स में आंसर देते रहना, मैं चेक करते रहूंगा। अगला लेक्चर कल तो होली है, ठीक है, तो कल होली है, आज होली का दहन है, ठीक है। आराम से रहना, जला मत देना एक दूसरे को, ठीक है। आराम से होली खेलना और सुनो, प्यार से होली खेलना और सुनो, ज्यादा होली मत खेलना, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये नहीं कि रिश्तेदार आ रहे हैं उनसे मिलने में, बातने बतियाने में पूरा समय जा रहा है, ठीक है, नहीं, कुछ टाइम दो, ठीक है। कोई आता है 5 मिनट के लिए मिलो, वापस आके पढ़ाई करो, क्योंकि वो फिर आएगा, कोई अगर आएगा ना तो आधा 1 घंटा बाद ही जाएगा, ठीक है, ये खाएगा वो खाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, कोई आता है 5 मिनट लो, ठीक है, 5 मिनट लो, ठीक है, आशीर्वाद वगैरह लो, फिर आओ सीधे पढ़ाई करो, फिर उनके जाने दो। कोई दूसरा आता है फिर 5 मिनट के लिए मिल के आओ, फिर वापस आ जाओ, पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई नहीं छोड़ना, ठीक है। तो सबको हैप्पी होली, ठीक है। और दूसरा जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू क्विज रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा वीडियो, लेकिन मैं लेक्चर कमेंट्स में रहूंगा तो मैं वहां पे चेक करूंगा तुम लोग के आंसर, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बता देना, इसका आंसर क्या होता है, ठीक है, अगले लेक्चर में वो भी बताऊंगा। तो सबको हैप्पी होली, पढ़ाई करते रहो बेटा, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई में कोई ढील मत आने दो, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।